नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम देश के बेहद अहम यानी महत्वपूर्ण मसले की चर्चा करने जा रहे हैं। देश में बहुत अरसे के बाद, बहुत दशकों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये नई शिक्षा नीति क्या है, इससे भारतवर्ष को क्या मिलने जा रहा है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां नई शिक्षा पद्धति से क्या कुछ हासिल करने वाली है, ये नई शिक्षा पद्धति भारत में कितना गुणात्मक सुधार लाएगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें किन देशों से, किन राज्यों से, किस किस इंटरनेशनल पैटर्न का अध्ययन किया गया है और इससे हमारी आने वाली जनरेशन को क्या फायदे होने जा रहे हैं। अभी तक भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो बड़े ही पारंपरिक तरीके से चलती है, जिसमें कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स, आर्ट सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं। तमाम मसलों पर आप देखेंगे तो 10th के बाद से आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं। अब उन चॉइसेस को ओपन कर दिया गया है, उनको एक विस्तार रूप दे दिया गया है। अब अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। आप अगर बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आप दूसरे कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जो अब तक प्रतिबंधित था। मल्टी डाइवर्सिटी का सिस्टम है, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा और इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। मैं चाहता हूं कि एक ओपन फोरम पे चर्चा हो, क्योंकि यह ना तो राजनीतिक चर्चा है, ना तो किसी पार्टी विशेष की चर्चा है, ना किसी धर्म संप्रदाय की चर्चा है। ये भारत की आने वाली पीढ़ियों की चर्चा है, हमारे आपके बच्चों से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा है। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस परिचर्चा को ध्यान से सुनें और जाने समझें कि हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति आई है उसका क्या व्यापक पैमाने पर असर होगा आपके ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर, हमारे आपके परिवार के ऊपर और हमारे आपके बच्चों के ऊपर। इस नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे हम कितना बदलेंगे, क्या दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत का छात्र खड़ा हो सकेगा। दुनिया में सर्वाधिक बेहतर अगर किसी की शिक्षा प्रणाली और नीति मानी गई है तो वो फिनलैंड की है, उत्तरी यूरोप का एक देश, जहां की शिक्षा प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, ये अब आपको नई शिक्षा प्रणाली कई नए ऑप्शंस देती है। अभी तक आप 10+2 के पैटर्न पर चलते थे, फिर ग्रेजुएशन पे जाते थे। अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपको कक्षा 6 के बाद से उपलब्ध होगी। जिस वोकेशनल ट्रेनिंग को हम अभी लो कास्ट जॉब मानते हैं या हल्की फुल्का काम मानते हैं, उन सबको बड़ा विस्तार रूप दिया जाने वाला है। अभी तक ग्रेजुएशन में अब आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना अनिवार्य था, बिना उसके आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अब आप किसी भी पॉइंट पर एग्जिट कर सकते हैं। 1 साल में एग्जिट करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में करेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल पूरा कर लेंगे या पूरा कोर्स कर लेंगे तब आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिसर्च के लिए तमाम सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत बातें बढ़ा दी गई हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे देश में शिक्षकों के चयन की एक प्रणाली। हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, अभी मामला बहुत, ये स्टेट और केंद्र दोनों की सूची में शिक्षा आता है, अभी मसले कई स्टेट में फंसेंगे। लेकिन आईएएस बनना मुश्किल होगा, आसान होगा, और टीचर बनना मुश्किल हो सकता है आने वाले वक्त में। इस तरह की शिक्षा पद्धति की व्यवस्था हो रही है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ये एक अच्छा कदम है। अरसे से हम एक रूढ़िवादी पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली में फंसे हुए हैं कि 10 और 12 का ही बोर्ड होगा, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करेंगे। अगर हम साइंस हैं तो हम कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स हैं तो हम साइंस में नहीं जा सकते हैं। सबकी चॉइसेस होती हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त इतने ऑप्शंस नहीं थे। आज ये देखकर लगता है वाह क्या ऑप्शंस आए हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी। उन कमियों के पहले हम चर्चा कर लें कि इसकी खूबियां क्या हैं। 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे, आपको प्री स्कूलिंग के लिए 3 वर्ष का समय होगा, प्री स्कूलिंग के बाद मिड स्कूलिंग के लिए आपके पास एक अलग व्यवस्था होगी।
फिर उसके बाद आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, फिर आप 5+3+3+4 के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास विकल्पों की भरमार होगी, कितनी बार भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब बहुत खूबियां भी हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर विवाद छिड़ा हुआ है वो है लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। अभी तक मूल रूप से इंग्लिश को बड़ा महत्व दिया जाता है और हमारे समाज में इसका महत्व भी है। अंग्रेजी एक ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप बिना इंग्लिश के अगर सोचें कि आप दुनिया में, समाज में तरक्की करके कोई बड़ा स्थान हासिल करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। चाहे चाइनीज हो या जापानीज हो, आप उन्हें भी देखें, वो भी इंग्लिश सीखते हैं। तो बिना अंग्रेजी के अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया फतेह कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने इरादे बदलने पड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश यानी अंग्रेजी ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप उसके इतर काम नहीं कर सकते। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है शिक्षा नीति में, उसमें ये कहा गया है कि हिंदी होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज क्लास 5 तक, यानी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यानी कक्षा 5 तक आपका बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, ABCD नहीं जानेगा। क्लास 5 के बाद बच्चा कितना पढ़ पाएगा, कितना सीख पाएगा, ये एक अलग विषय होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस बात का कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि बच्चे किस भाषा में पढ़ें। अगर मान लीजिए कोई केरल में पढ़ रहा है, कोई महाराष्ट्र में पढ़ रहा है और वो ट्रांसफ़र होकर उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, वहाँ कोई और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, आप कुछ और लैंग्वेज पढ़कर आए होते हैं, तो एक काफ़ी गड्ढम गड्ढ हो जाएगा, काफ़ी मिक्स हो जाएगा। तो ये एक परेशानी भी दे सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला ये है कि राज्य क्या करेंगे और केंद्र इसमें क्या करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि काफ़ी कुछ सेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट हो जाएगा। तो शिक्षा का जो हम क्षेत्रीयकरण हमने कर रखा है, जो हमारे क्षेत्रीय अपनी मौलिकताएं हैं, वो प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन ये सब बातें डिस्कशन के दौर में होंगी। और चौथी बात ये है कि राज्य सरकारों से या पॉलिटिकल पार्टीज से या बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग से ओपन फोरम पे सरकार को इस पर एक डिबेट रखनी चाहिए थी, इस पर लोगों के सुझाव लिए जाने चाहिए थे, तब इस तरह की पॉलिसीज लाते। तो ये 3-4 विवाद भी इसके साथ खड़े। मैं चाहता हूं आप कुछ बयान सुने और इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आज की डिबेट आपके परिवार के लिए है, आज की डिबेट आपके बच्चे के लिए है, आज की डिबेट आपके अपने भविष्य के लिए है, आज की डिबेट आने वाली पीढ़ी के लिए है। पहले ये बयान सुनिए, फिर एक बड़ी वृहद डिबेट को आज आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा नीति को बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति मान करके चलता हूं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस शिक्षा के मंत्रालय को 1985 में नाम ही बदल दिया गया था, नाम के साथ काम भी बदल दिया गया था, अब वह पुनः अपने सही अर्थों में, मूल अर्थों में आया है और बच्चे अब केवल रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये एक सर्वव्यापी सर्वग्राही कार्य योजना को लेकर आई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन तक व्यापक आमूलचूल परिवर्तन की बातें इसमें आई हैं। क्या हमने ये तय कर लिया है कि शिक्षा समृद्धि के चंद टापुओं तक सीमित रह जाए और असमानता के इस महासागर में सुध लेने वाला कोई ना हो? ब्लेटेंट कमर्शियलाइजेशन इसकी सबसे बड़ी हकीकत है और उस हकीकत को अगर हमने दूर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जैसे बीते वर्षों में हेल्थ सेक्टर में बाजार जिस प्रकार प्रवेश किया, शिक्षा में भी मैं उसका आगाज देख रहा हूं। तो आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं और डिबेट प्रारंभ करने से पहले मैं सभी अपने अतिथि महोदयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी अपनी बारी में बोलें, स्पष्टता के साथ बोलें। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं एक दिए गए समय पर बताएं और लोगों तक आपकी बात पहुंचे, आपकी राय पहुंचे, क्योंकि ये लोगों के भविष्य का सवाल है। ये डिबेट चिल्लम चिल्ला की नहीं है, ये आपस में लड़ाई झगड़े की नहीं है, ये एक बेहद सारगर्भित डिबेट है और मैं उसी दृष्टिकोण में इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रोफेसर राजीव दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, राजेश सिंह जी हैं, संस्थापक हैं कुंवर ग्लोबल स्कूल के, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सुचि विश्वास जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हैं। DR साहू साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं और प्रोफेसर भी हैं। और प्रोफेसर BB शर्मा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर के कुलपति हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर दीक्षित, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आप रूलिंग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई
और इसमें इतने आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए ब्रजेश जी, जो वर्तमान शिक्षण जो हो रहा था उसमें रोजगार मूलक चीज़ें नहीं थी, इसलिए जो बच्चे डिग्री लेकर अपना जो है उसका यूज़ सही नहीं कर पा रहे थे। मैं ग्रेजुएशन की शिक्षा की विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर की बात कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे अगर त्रिवर्षीय कोर्स में हैं तो वो 3 वर्ष तक पूरा करते करते उसको छोड़ देते थे, और 1 साल उन्होंने मेहनत करी, उसको छोड़ दिया और उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला, कोई डिग्री नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिली। यहाँ पर अगर विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर की बात की जाए तो यहाँ सरकार ने ऐसी फैसिलिटी दी है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को लगाया है। आप किसी समय भी उसको वहाँ से निकल सकते हैं। आपने जैसा पहले बताया कि 1 वर्ष में अगर आप निकल जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, 2 वर्ष में निकलते हैं तो डिग्री ना मिलकर डिप्लोमा मिलेगा, लेकिन 3 वर्ष में तीसरा वर्ष इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष में आपको डिग्री मिल जाएगी पूरी, और वह डिग्री लेकर इस हिसाब से आप किसी भी मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो चौथा वर्ष भी आपको करना होगा, और चौथा वर्ष रिसर्च विथ बैचलर डिग्री मिलेगी जो आगे आपके पीजी कोर्सेज में जाएंगे। और यहाँ एक बात और भी है कि पीजी कोर्सेज को भी कम कर दिया गया है। मान लीजिए कोई शिक्षण कार्य में जाना चाहता है, उसको पीजी करना अनिवार्यता है, तो वो 4th ईयर की डिग्री लेकर और पीजी 1 वर्ष का पीजी कोर्स करके अपना नेशनल टैलेंट जो भी एग्जामिनेशन है उसको दे सकता है, शिक्षण कार्य में जा सकता है। अब रही बात तो आपका आकलन क्या है दीक्षित जी कि इससे बदलाव क्या होगा? इससे बदलाव आमूलचूल बदलाव होगा। जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं वो किसी कारण सामाजिक परिवेश या कुछ उनकी परिस्थितियां ऐसे हैं जिससे वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट होने के बाद भी उनको उसका जितना उन्होंने किया है उसका मेहनत का रिवॉर्ड उनको मिलने जा रहा है। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, मेरे कुछ आशंकाएं हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, शिक्षा का बजट हमारे पास सीमित है, अध्यापक है नहीं स्कूलों में, आप कब वोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे, कब उनको नई शिक्षा नीति के दायरे में लाएंगे, इतने बड़े रिक्रूटमेंट कब करेंगे, आपके पास बजट कहाँ है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? पॉलिसी बना देना एक अलग विषय होता है दीक्षित साहब, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा कठिन और दुरूह कार्य होता है। ये कैसे हो पाएगा? निश्चित तौर पे आपकी बात सही है, इम्प्लीमेंटेशन तो दुरूकार है ही। इसके लिए भी सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। और आप देखिए पॉलिसी बनाने के बाद सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा में देखिए कि जो रेशियो था उसको बहुत कम कर दिया है। 15:1 का रेशियो करने जा रही है सरकार, या मैक्सिमम 20:1 का, जो हमारे यहाँ 60:1 का रेशियो है। दूसरी चीज़, ऐसे ही डिग्री के नीचे जो स्कूलिंग शिक्षा है वहाँ भी रेशियो को उस हिसाब से करने जा रहे हैं। उसके लिए सरकार पूरी कार्य योजना तैयार कर रही है, और सरकार इसीलिए नेशनल हायर एजुकेशन तो अगर हम 20 साल का लक्ष्य आपको दें, चलिए मैं आपको 2 दशक का समय देता हूं नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में, आप भारत को कहां पर देखते हो? नहीं, निश्चित तौर पे भारत इसका जो है, जो भी जितने विश्व में जितने भी देश हैं और जो जिनकी एजुकेशन सिस्टम की तारीफ होती है वहाँ पे जाके खड़ा होगा इस नीति से। और आपको इसके मैं राजेश सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। राजेश सिंह जी लखनऊ में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कुंवर ग्लोबल स्कूल चलाते हैं और शिक्षा के प्रति बड़े ही पैशनेट आदमी हैं। ये पैसे कमाने के लिए शिक्षा का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। इस नाते इनका इस कार्यक्रम में रहना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने इनको आज जानबूझकर आमंत्रित किया। भाई राजेश जी, बहुत स्वागत आपका। और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, नई शिक्षा नीति का आपने अध्ययन किया होगा जी। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि कोई वाकई में परिवर्तन हो पाएंगे, या फिर ये शिक्षा नीति कोई बहुत असर नहीं डालने वाली है? ब्रजेश जी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस शिक्षा नीति को देखने के बाद हमें सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को सैल्यूट करने का मन कर रहा है। जिस शिक्षा को हम लोग दे रहे थे, एक तरह से बेरोजगार डिग्री धारकों की भीड़ लगा लिए थे, बेरोजगारों की भीड़ लगा लिए थे। उनके पास डिग्री तो थी लेकिन उनके पास कोई काबिलियत नहीं थी। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी पहल है। हमको लगता है आने वाले समय में हम लोग और दुनिया के देशों से कम्पीट करने में सक्षम होंगे। जैसे छोटे क्लास में हम बता दें कि 6th क्लास से हम लोगों ने अभी एप्लीकेशंस बेस्ड लर्निंग को वो किया है, प्रैक्टिकल लर्निंग को वो किया है। ये 100% आने वाले समय में बड़ा बदलाव की शुरुआत है। और हमें लगता है कि जैसे जो दुकानदारी थी शिक्षा की, एक नेशनल स्कूल का कुछ बनाया है उन्होंने, उसमें जो है वो कंट्रोल भी अपने पास रख रहे हैं। ये बहुत जरूरी था इसके लिए।
ब्रजेश जी। हाँ, ये जो उच्च शिक्षा के नाम पर दुकानें खुली थी, इनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। जी, मतलब कोचिंग की दुकानदारी आप देखो, पहले कोचिंग इंटर के बाद चलता था, फिर वो कोचिंग जो है स्कूल में घुस आया, मतलब फर्स्ट ईयर से कोचिंग, इंटरमीडिएट में कोचिंग, फिर वो 9th-10th में घुस आया, तो धीरे धीरे अच्छा, करके एक बात बताओ, आप तो पब्लिक स्कूल चलाते हो, एक बात मुझे बताओ आप जी। तमाम लोग मुझसे कल से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं जी। भाई, इंग्लिश तो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना। हाँ। और आप इस शिक्षा नीति में ये कह रहे हैं कि कक्षा 5 तक होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, हाँ। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो बताइए फिर बच्चा इंटरनेशनल पैटर्न पर या देश के पैमाने पर कैसे वो अपने को compete कर पाएगा, आज जब सब चीजें अंग्रेजी पर आधारित हैं। तो आप इंग्लिश से के प्रति ऐसी धारणा क्यों बनाई जा रही है? नहीं, कहीं भी शिक्षा नीति को हम पूरा पढ़े, उसमें अपने राष्ट्रभाषा, अपने मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का तो नाम लिया गया, लेकिन इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा का, लेकिन इंग्लिश हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। लेकिन कोई भी राष्ट्र को बढ़ने के लिए हम लोग को अपने धर्म, संस्कृति और अपने भाषा पर गर्व होना जरूरी है। रही इंग्लिश, तो एक भाषा के तौर पर इंग्लिश हम लोग अभी भी सीखेंगे, हाँ, और इंग्लिश बोलेंगे, कोई उसमें कहीं उस पर रोक नहीं लगेगा, हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश रोकेंगे, लेकिन इंग्लिश ही बिल्कुल हावी हो जाए और सब विषय किनारे हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं प्रोफेसर बीबी शर्मा साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। कुलपति हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर के। प्रोफेसर शर्मा, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा नीति आई होगी सर, आपने उसका अध्ययन भी किया होगा। इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। मिसाल के तौर पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा सिस्टम हम कब तक क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा जो विषय है, अध्यापकों के जो सिलेक्शन का विषय रखा गया है शिक्षा नीति में, उसमें कहा गया है कि देश भर में एक ही पैटर्न होगा और अथॉरिटी होगी जो शिक्षकों का चयन करेगी। और इस बात को बड़े गर्व से बताया गया कि साहब आईएएस बनना आसान होगा, टीचर बनना मुश्किल होगा। मैं मानता हूं कि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो बड़ी कठिनाइयां भी आने वाले वक्त में आ सकती हैं इस विषय को लेकर। आपका क्या मत है? देखिए, जीएसटी भी हमने लागू किया, वह भी स्टेट सब्जेक्ट था, सेल टैक्स और वो सारे। तो जहां देश का मानस बनेगा और अगर हमको भारत को विश्व के उन्नत देशों की अग्र पंक्ति में स्थापित करना है, मैं इस शिक्षा नीति की एक बहुत अच्छी बात ये देखता हूं। मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करूंगा। हम ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स में 52वें नंबर पे आते हैं। 5200 सिंगापुर हिंदुस्तान में समा सकते हैं, पर सिंगापुर के हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हमारी तुलना में 7.5 गुना है। अब इस नीति में जो हमने शोध पर केंद्रित विश्वविद्यालयों की रचना की है, तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ हम नवोन्मेष की तरफ बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर हमारे आचार विचार, राष्ट्रीय आचार विचार को जोड़ने की बात भी की है। तो हम अपना जिस प्रकार से अपने आचार विचार से कटते जा रहे थे, वह भी नहीं होगा। और शिक्षा नीति में नैतिकता और जीवन मूल्यों पर भी बल दिया है, तो बहुत ही संतुलित शिक्षा नीति है। और चूंकि हमने शिक्षा पर अभी 4.3% खर्च करते आए हैं, उसको 6% जो अपने जीडीपी का खर्च करेंगे, तो बहुत ही कम समय में हम यह जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वह कर पाएंगे। और मैं यह मानता हूं कि शिक्षण के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षक शिक्षा की आत्मा होता है, क्योंकि अ गुड टीचर इज वन हु कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रीड मोर। और इसलिए पूरी तरह से समर्पित और शिक्षण में संलग्न ऐसे शिक्षकों का चयन होगा, तो बिल्कुल तत्काल एक सत्र में ही परिवर्तन आ जाएगा, यदि हम अच्छे शिक्षक जो है शिक्षा के क्षेत्र में ला सकेंगे। एक मेरी छोटी सी आशंका है, और वो आशंका मेरे गरीब भाई बहनों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो मध्यम वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए है जो निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब ये शिक्षा नीति में कंपल्सन इस बात का होगा कि क्लास 5th तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, एक तरह से जो मैंने अध्ययन करके इसको समझा है। तो यानी जो मीडियम होगी पढ़ाने का तरीका होगा वो अंग्रेजी में नहीं होगा, उसमें हिंदी होगी, या मतलब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, या फिर लोकल लैंग्वेज। तो गरीब का बच्चा तो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, लेकिन पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, मिशनरीज स्कूल में, हाँ, और मिशनरीज स्कूल में जो अमीरों के बच्चे हैं, जो पैसे वालों के बच्चे हैं, वो उनको सब शिक्षा उस प्रकार की मिलेगी जैसी मिलती आ रही है। इन गरीब बच्चों पर यह बाध्यता क्यों
अगर नियम लागू करना है तो सब पर करिए, उनके लिए तो वॉलंटरी आपने छोड़ दिया। गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उस पर कंपल्सन कि तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, ये तो भेदभाव है सर। देखिए, आज हम देखें तो स्पेन को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, सारे उन्नत देशों में कहीं भी अंग्रेजी में शिक्षण नहीं होता है। हम यह मान लें कि केवल अंग्रेजी में शिक्षण से ही देश आगे बढ़ेगा, यह नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरे विश्व में पिछले 40 साल में 10-10 लाख बच्चों पर 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष तक अनुसंधान हुए हैं और उसमें यह पाया कि मातृभाषा में शिक्षण की दशा में छात्र का विकास और उसकी परीक्षा में निष्पादन दोनों बेहतर होते हैं। इसलिए बल्कि होगा ये कि यह जिनका मातृभाषा में शिक्षण होगा उनका बौद्धिक विकास भी होगा, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी और वे क्योंकि हमेशा सर मैं सहमत आपकी बात से, विदेशी भाषा लेकिन में मैं पढ़ना होता है तो पहले मैं बच्चा क्या कहना उसको चाहता हूँ सुनता सर, है, मैं तो आपकी उसका बात दिमाग से उसको पूर्णतः सहमत हूँ। जी मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैं एक विषय कहना चाहता हूँ। समानता का अधिकार सबके पास है और न्याय और न्याय सबके साथ एक समान होना चाहिए। हाँ जी। अगर आप ये कंपल्सन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर कर रहे हैं तो यही कंपल्सन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कॉलेजेस, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल्स पर भी यही नीति लागू होनी चाहिए। उनको इस मामले में आप वॉलंटरीली क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है कि नीति एक बराबर होनी चाहिए। पैसे वाले का बच्चा अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करे, हमारा बच्चा जाए और लोकल लैंग्वेज में पढ़े, ये नहीं होना चाहिए सर। देखिए, शिक्षा में एकदम आप रेजिमेंटेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश के संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी हुई है और इसलिए एकदम हम उस प्रकार का मतलब बाध्यता नहीं आरोपित कर सकते और दोनों में स्वतंत्रता होगी। व्यक्ति जिसमें चाहे वहां अपने बच्चे को अध्ययन करवाएगा। निश्चित वैसे तो एक आजकल मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। नेबरहुड स्कूल अत्यंत योग्य पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन आने वाले 2 वर्ष में 4 वर्ष में हम नेबरहुड स्कूल की नीति पे आएंगे। जस्ट वेट। तो मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित कर लेना चाहता हूँ। सुचि जी, आपका बहुत स्वागत। आप तो खुद बहुत पढ़ने लिखने में विश्वास करती हैं और खुद भी आप हायर एजुकेशन की एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया नई एजुकेशन पॉलिसी आए हुए 2020। आपने इसका अध्ययन किया, क्या खूबियां पाई आपने और क्या कमियां पाई आपने? जी बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है और एक सकारात्मक ये कदम है और एजुकेशन के रिफॉर्म्स की आवश्यकता काफ़ी पहले से थी और तमाम लोग इस बात को उठा रहे थे, जैसे जेल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स की बात आती है। और इससे यूपीए 2 के दौरान भी इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम पर यह सिस्टम लागू भी हुआ, मगर तत्कालीन विपक्ष और बीजेपी के दबाव में उस चीज़ को वापस ले लिया गया था। तो देर से ही सही, 6 साल लेट ही सही, लेकिन ये स्टेप रिवोल्यूशनरी है। दूसरा, जो कमियां जहां तक हम देख रहे हैं कि सरकार के इम्प्लीमेंटेशन पर एक डाउट है। जैसे कि हम एकदम ताज़ा उदाहरण लें तो जीडीपी के 10% 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, लेकिन जब विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, बैंकिंग विशेषज्ञों ने और मुद्रा के जानकारों ने इस पर चर्चा की तो ये जीडीपी का 1.6% निकला और इससे आम आदमी या एमएसएमईज को कोई राहत नहीं हुई। ठीक उसी तरह शिक्षा का जो बजट है, अगर हम 14-15 को लें तो उसकी तुलना में भी और अभी कम है। जो इस पॉलिसी में दावा किया गया है वो लगभग 6% का है और अभी 3% से कुछ ज़्यादा है। अब इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि बेसिक में अभी हम बार बार लैंग्वेज को लेके कह रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा और मदर टंग इसको प्रेफरेंस देना यकीनन अच्छा है, लेकिन जब हम उन बच्चों के ब्रॉटअप और ग्रोन होने की बात करते हैं तो चाहे वो जीआरई हो, चाहे वो सैट हो, चाहे वो टॉफेल हो, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं तो अंग्रेजी वैश्वीकरण के इस दौर में बेहद आवश्यक है। तो क्या अगर हम इस स्टैंडर्ड के साथ या इस मानदंड के साथ अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि इंडियंस की बेहतर इंग्लिश उन्हें चाइना है या और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उसकी तुलना में वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होने में बहुत हेल्प करती है। तो नो डाउट कि क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी को नज़रअंदाज करना लॉन्ग टर्म में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमारे लिए बेहतर नहीं होगा इस वैश्वीकरण के दौर में।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग या दूसरा आप बैकलेस मुझे डेज ये का बताइए concept कि है, क्या आपको यकीनन लगता ये है बहुत कि अच्छा अब है, ऐसा होना जब चाहिए। 10+2 का हमने कंसेप्ट खत्म कर दिया है, अब हमारे पास क्या कंसेप्ट है 5+3+3+4, यानी कि अब जो बोर्ड हैं ये भंग कर दिए जाएंगे, इनकी कोई प्रासंगिकता तो रह नहीं गई, चाहे CBSE हो, चाहे ISC हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ये सब तो भंग हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वो बोर्ड ही नहीं रहा, अब तो आप डिफरेंट पैटर्न लेके आ गए 5+3+3+4, यानी 10+2 का कंसेप्ट खत्म तो बोर्ड खत्म। देखिए, जो पैटर्न लागू कर रहे हैं या जो एनालिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग और जिस अप्रोच को बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो मैं पुनः कहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट लुभावना है, ये दिखने में अट्रैक्टिव है, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत मुश्किल है। अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो तमाम सारे केंद्रीय विद्यालय किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिड डे मील जैसी मूल योजना, चाहे वो चूहे हों, चाहे वो कीड़े हों, चाहे समय समय पे कॉकरोचेस हों, चाहे 1 लीटर दूध में 32 लीटर पानी हो, तो ये जहाँ या वोकेशनल ट्रेनिंग या जो कॉन्सेप्ट भी आपने डाइवर्स करके बताया, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार में बहुत मुश्किल है। अब आप आगे के पॉइंट आप नेक्स्ट टर्म के लिए बचा के रखिए। मैं DR साहू साहब की तरफ रुख करता हूँ। DR साहू साहब लखनऊ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं, बहुत ही जाने माने शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत आपका साहू साहब। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय समाज, हमारी आने वाली पीढ़ियों में कोई बदलाव होगा, या फिर यह नीति बाकी नीतियों की जैसी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा विषय होगा? देखिए, भारत सरकार की जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, पॉलिसी हर कोई पॉलिसी बड़े आइडियल तरीके से आदर्श रूप में हमारे सामने रखा जाता है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मैं इसको एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह मानता हूँ, और उस विजन डॉक्यूमेंट में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, और एक रूपांतरण की बात कर रहे हैं। बात वहां तक है, लेकिन जब नीति और नियति दोनों को जोड़ा जाए, नीति तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे ये जो भारत की जो हमारी जितने भी सारे सरकार है, इतने दिन के बाद 34 साल के बाद ये नीति को लाया गया, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे कि बहुत सारे पूर्व वक्ता ने ये बात कही कि ये आइडियल पॉलिसी है, और पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक वैश्विक स्तर पे इसको देखने की प्रयास की गई है, और उससे बहुत सारे एग्जिट पॉलिसी, एंट्री पॉलिसी, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है ये पॉलिसी। हम तो कहते हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतरीन है, और एक स्वतंत्रता है, ऑटोनॉमी है, ये सब बातें हैं। लेकिन बात यहाँ तक आती है जब हम बताना चाहेंगे कि जब ये हाई स्कूल से जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, एक जमाने में हम लोग पूरी बात करते हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की बात कर रहे हैं। उधर आप कहते हैं कि जो इंग्लिश आप बता रहे हैं कि एक लैंग्वेज की बात है, उधर हम कह रहे हैं कि भाषा की बात है। बहुत सारे एक ट्रांजिशन फेज, एक संक्रमण की स्थिति है, उस संक्रमण की स्थिति में ये जो लागू करने वाली जो चैलेंजेस है वो आने रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जब हम नीति की बात करते हैं तो हम इसको एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह मानते हैं, लेकिन ये इसमें बहुत सारे जो हमारी बाधक तत्व है, ये बाधक तत्वों को सामना करना पड़ेगा, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, और ये सारे जो है उसको एक इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे लाने में बहुत सारी चुनौतियां होगी। लेकिन जहां तक एक विजन है, ओके साहू जी, इन चुनौतियों पर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं, और साहू जी हम आपसे इस विषय पर भी आगे बात करेंगे कि आने वाले वक्त में विश्वविद्यालयों के कैंपस में क्या परिवर्तन होगा। नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, नई शिक्षा नीति आ गई है 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपका क्या मत है और आपकी क्या समझ कहती है? आज आप लोगों ने, आज दिन भर, कल से आप सबसे बात कर रहे हैं इस विषय पे, क्या आपको लगता है कि ये नई शिक्षा नीति समाज में कोई बड़ा परिवर्तन ला पाएगी? जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको क्या बेहतर नागरिक और भारत के लिए एक बेहतर असेट के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में दे पाएगी? ब्रजेश जी, 2 बोर्ड खत्म हो गए, अब कक्षा 10 का और कक्षा 12 का। अब 11 नया बोर्ड होगा, कक्षा 11 में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 3 8 3 11 और 4 15, ये शिक्षा का सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम चलेगा। अब उसमें क्या क्या खूबियाँ खामियाँ हैं
ये तो सब विशेषज्ञ जाने और भाजपा की सरकार जाने, जिसने कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, एक राष्ट्र एक कर, एक देश एक शिक्षा और एक फीस, इस पे बात नहीं होती। एक देश एक शिक्षा एक फीस। आज 5 महीने से कोरोना से सारे स्कूल बंद हैं, फीस पूरी ली जा रही है, इस पर कोई बात नहीं होती। सारे बोर्ड जो है नकल का अड्डा बना थे उत्तर प्रदेश में, पैसा देके बोर्ड के एग्जामों में नकल होती है, पास होते हैं लोग। उस पर बहुत कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिस देश में ब्रजेश जी बस्ता में घोटाला हो, ड्रेस खरीदने में घोटाला हो, बिल्डिंग बनाने में घोटाला हो, उस देश में शिक्षा ये कैसे सिखा सकती है कि मेरा भारत महान। भाई वीरेंद्र जी आपका कोई जोड़ नहीं है, लाजवाब हैं आप जी। उस देश में मेरा भारत महान कैसे कहेंगे बच्चे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा सिर्फ हमारी जानकारी के लिए नहीं होती है, शिक्षा आदमी की सोच बदल देती है, उसका नजरिया बदलती अच्छा, देखिए है। कितनी इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र जी ने कही। हम लोग बड़ी बड़ी बौद्धिक चर्चा में फंसे थे, यहाँ जूता मोजा तक में घोटाला कर लेते हैं जी, बैग बस्ता तक में घोटाला कर लेते हैं, मिड डे मील खा जाते हैं, इतने बेईमान हैं। अब एक अनामिका करके लड़की के नाम पर 25-25 लोग नौकरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। कमाल है। मतलब इससे कौन सी नीति निपट पाएगी? मैं तो कहता हूँ इससे सीआईए भी नहीं निपट सकती। वीरेंद्र जी विजय जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने में सरकारें अब तक नाकाम रही हैं। वो अपने हिसाब से फीस बढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालयों में आप चाहे जितना नियम कानून लागू कर लीजिए, प्राइवेट का क्या करेंगे? और सरकारी में कौन पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? आज राजेश सिंह बैठे हैं यहाँ पर, कुंवर ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये एक नजीर है, मिसाल है, उदाहरण है, जिन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल में बच्चों की फीस माफ की कोरोना काल में, और कहा कि चाहे जितना विरोध हो हम फीस माफ करेंगे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, ढूंढ रहे हैं ठीक से, जब स्कूल खुल नहीं रहा है, पंखा बिजली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप फीस पूरी कैसे ले सकते हैं? लेकिन अब समस्या दुर्भाग्य है। अच्छा ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वो सोने के एक पिंजरे के समान है, जो हमारे बच्चों को भोग विलास के साधन तो सब उपलब्ध कराती है, लेकिन उनके भीतर की छिपी प्रतिभाओं को, जो उनका असीमित आकाश है, उससे ये वंचित कर रहे हैं। ये शिक्षा बहुत उच्च कोटि की नहीं जा रही थी। अगर इस देश में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, तो उसका स्वागत है। और जो लोग बहुत अंग्रेज हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, वो ये जान लें कि शिक्षा ने जो है, शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक लाई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है हमें फिर हस्ताक्षर से अंगूठे पे ले आई है। बिना अंगूठा लगाए कंप्यूटर खुलता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको समय से विचार करना पड़ेगा। अब स्कूलों में मिड डे मील, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब, फिर वीरेंद्र जी, मास्टर साहब नहीं, आज ब्रजेश जी एक उदाहरण दूंगा और आप समझ जाएंगे कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती रही। राजीव दीक्षित जी भी बैठे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 20 रुपया की सब्जी बाजार से 10 रुपया में ले आवे तो वो मास्टर, और अगर वही 20 रुपया की सब्जी 5 रुपया में ले आवे तो वो हेड मास्टर, और अगर वही 20 रुपया की सब्जी 2 रुपया में ले आए तो वो जिला शिक्षा अधिकारी। और ब्रजेश जी, मज़ेदार बात और है कि सब्जी के साथ साथ अगर सब्जी वाली को भी ले आवे तो वही बेसिक शिक्षा मंत्री। ये हमारे यहाँ शिक्षा का तंत्र है। तो ये गजब है सब व्यवस्था। अब कुछ सुधार होगा, भगवान करे। हम तो खाली इतना कहेंगे, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो ब्रजेश जी, एक मास्टर साहब, आज कोई साहित्य नहीं सुनाऊंगा, एक बात कहूंगा। एक मास्टर साहब मिड डे मील बना रहे थे स्कूल में,
जी। क्योंकि अब वो प्राथमिकता बनता है, उसी से खत्म करूंगा। सुनिएगा कि चपरासी चीड़ के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर साहब रोटी बेल रहे हैं और सारे मास्टर मिलकर खाना परोस रहे हैं और इस तरह से स्कूल में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं और दिन भर उसे पकाते हैं और शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? तो मास्टर जी बोले, बच्चों को पढ़ाने की चिंता तो हमें भी सताती है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चिंता हमें खाए जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह के जांच के गोले दाग दे जाते हैं, और यदि खाना स्वादिष्ट बन जाए तो बच्चे खा पीकर स्कूल से भाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ी बेहतरीन बातें बताते हैं और आजकल आपकी बोली हुई बातें बड़ी तेज़ी से वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मैं प्रोफेसर दीक्षित की तरफ वापस लौटता हूँ। प्रोफेसर साहू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आप उनसे कैसे मुकाबला करोगे? हम लोग कितनी भी बौद्धिक चर्चा कर लें, कितनी भी गुड टॉक कर लें, कितनी भी रोजी पिक्चर पेंट कर लें, लेकिन वीरेंद्र जी ने जो ग्राउंड की बातें कही है ना, जब तक उसमें गुणात्मक सुधार नहीं आएगा, कोई भी नीति आप बना लीजिए, उस नीति का असर हमारे समाज पर या आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर दीक्षित, देखिए ब्रजेश जी, इस शिक्षा नीति में ये भी व्यवस्था दी गई है कि जो शिक्षक विभिन्न अतिरिक्त कार्यों में लगाए जाते हैं उनको भी वहाँ से मुक्त करना है। जैसे BLO बना दिए जाते हैं, उन सब इस शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई और नहीं करेगा, इसमें व्यवस्था वो दी गई है। हाँ, मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि इसके क्रियान्वयन में निश्चित तौर पे दिक्कत आनी है। अभी सरकार के समक्ष एक प्रपोजल आया है कि इस तरीके के कार्यों के लिए क्यों ना ही एक अलग विभाग का गठन किया जाए। शिक्षक को लगा देते हैं, शिक्षक का मूल कार्य शिक्षण है, उससे वो वंचित रह जाता है। तो इस शिक्षण नीति में भी इस शिक्षक पॉलिसी, जो शिक्षा पॉलिसी है, इसमें ये व्यवस्था की गई है। और ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी वहाँ पर ख़त्म कर दी गई। मैं अभी तक सुन रहा था, अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म हुई है। अंग्रेजी विषय के रूप में तो पढ़ाया ही जा रहा है, अनिवार्यता ख़त्म की है। त्रिभाषा फार्मूला पे ये व्यवस्था लागू की गई है। एक आपका मातृभाषा है, एक आपकी क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा है। दीक्षित साहब, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न अपने गरीब बहन भाइयों के लिए है, मेरा कंसर्न निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट या मिशनरीज स्कूल। आप उनके बच्चों पर तो शिक्षा नीति में ये कंपल्सन दे रहे हैं, बट आप प्राइवेट और स्कूल कॉलेज या मिशनरीज के स्कूल कॉलेज या कॉन्वेंट में ये प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वहाँ भी कंपल्सन होना चाहिए। नहीं ब्रजेश जी, वहाँ पर भी इस आप देखिए शिक्षा पॉलिसीज़ को देखिए, वहाँ पर भी चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, सब पे ये लागू होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई मुक्त कर दिया गया उस चीज़ से लिए। हाँ, बाध्यता नहीं है। ना दीक्षित साहब, आप पॉलिसी का फिर से अध्ययन करें। ये बाध्यता सिर्फ गवर्नमेंट संस्थानों के लिए होगी, प्राइवेट वालों के लिए ये वाली बाध्यता नहीं होगी। राजेश जी अपने स्कूल में इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, अगर केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाले बाध्य हैं। इस विषय पे भी चिंतन हो रहा है कि बाध्य किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि देखिए गुणात्मक शिक्षा भी एक पहलू है। गुणात्मक शिक्षा की ओर सरकार को आगे बढ़ना है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जो भारत के गरीब जनता की परिस्थितियां, उनको भी ध्यान रखते हुए करना है। अब रही बात, अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि बोर्ड खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं खत्म किया। 9, 10, 11, 12 जो आप कर रहे हैं वो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी राजेश जी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के अब वो होने वाला है। और सेमेस्टर सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ का इवैल्यूएशन नहीं होना है, कई चीज़ का इवैल्यूएशन होना है। इसमें अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे, ये मसला तो तय हो गया कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम इस तरीके से नहीं, सेमेस्टर सिस्टम में जाएगा। इस प्रणाली पे आ गए। नहीं, 10+2 आपने खत्म कर दिया है। नहीं, सेमेस्टर सिस्टम पे आ गया। एग्जाम तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। वो अलग चीज है कि एनुअल एग्जाम्स नहीं होंगे, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होंगे, जिसमें कई और चीजों का मूल्यांकन होगा। यहां तक कि आप टीचर भी आपका मूल्यांकन करेगा। दूसरा बात मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस नई पॉलिसी के बाद रिसर्च बेस्ड एजुकेशन और कैंपस, जो हमारी यूनिवर्सिटीज का कैंपस है, उनमें क्या बदलाव आप महसूस करोगे? क्या बदलाव की अपेक्षा? ब्रजेश जी, मैं बता दूं, ये इतनी क्रांतिकारी पॉलिसी है। मैं बता रहा हूं, कक्षा 6 से
जो चाइनीज एजुकेशन का पार्ट लिया गया, कक्षा से कोडिंग पढ़ेगा बच्चा, कंप्यूटर कोडिंग पढ़ने जा रहा है, उसकी ABCD जानने जा रहा है। और कक्षा और आप इसमें, और अब आपने विश्वविद्यालय वाली बात करी, अब देखिए सारे बच्चों का तो इसमें ABC सिस्टम लागू किया है ना। इसमें क्या नाम, क्रेडिट स्कोर्स को मतलब वो बैंक के सिस्टम की तरह उसको एक्युमुलेट कर लेगा और जब चाहे वहाँ से एग्जिट करके दूसरे कोर्स में चला जाए और वहाँ से लौट कर फिर उस क्रेडिट सिस्टम को एक्वायर करके वो आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है। और ये 2 लाख लोगों के सर्वे के साथ और उनकी उन चीज़ों के साथ बहुत चीज़ों को लेकर बनाई गई है। हो सकता है इसमें कुछ हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं शिक्षाविद भी हूँ। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जब आप इतना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन किसी देश की शैक्षिक प्रणाली में कर रहे हो प्रोफेसर दीक्षित, तो आपको राज्यों के साथ, आपको शिक्षाविदों के साथ एक बड़ी बृहत्तर आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये क्लोज डोर मीटिंग्स से हम भारत की शैक्षिक व्यवस्था नहीं बना सकते। हम फिनलैंड से भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, उनकी अलग हैं। चाइना की परिस्थितियां अलग हैं, हमारी अलग हैं। यूरोप की अलग हैं, हमारी अलग हैं। अमेरिका की दूसरी हैं, हमारी दूसरी हैं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि हमको एक राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक बड़ी बहस के बाद तब इस शिक्षा नीति को अंतिम रूप देना चाहिए था। नहीं ब्रजेश जी, राष्ट्रीय स्तर पर खूब इसकी चर्चा और बहस हुई है। इसमें राज्यों का भी देखिए, कुछ जो हैं कुछ चीज़ें राज्यों को भी दी गई हैं। जैसे राज्यों को क्या नाम, कौन सी भाषा अपनानी है, क्या अपनानी है, ये चीज़ें स्टेट लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट को दिए गए। ऐसा नहीं कि स्टेट को नकार दिया गया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आमूलचूल परिवर्तन करने का उद्देश्य ये है कि भारत अपनी मातृभाषा में सोचकर। भाई, टीचर भर्ती करने का काम राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार क्यों टीचर भर्ती करेगी? ये काम तो हमारी सरकार का है। केंद्र सरकार, वो आप हर चीज में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्यों लागू करना चाहते हैं? इसलिए कि जो चीजें जो हैं, जैसे अब आपको बताएं कि पहले हायर एजुकेशन में क्या किया गया कि नेट मतलब जरूरी किया गया। अब क्या हुआ, स्टेट लेवल पे उन्होंने स्लेट को नेट के इक्विवेलेंट कर दिया गया। ऐसा नहीं है, नेट राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा, वो बच्चा पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य के डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्लेट के कारण जो टैलेंट है, बाहर का टैलेंट है, वो इस राज्य में नहीं आ सकता। इसको भी देखना है कि टैलेंट का इस प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उसको समाज। देखो दीक्षित साहब, क्या है ना कि भारत जो है, देखिए भारत जो गणराज्य है ना, वो बहुत सांस्कृतिक विविधताओं वाला गणराज्य है। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत हर 10 किलोमीटर पर बदला हुआ आपको मिलेगा। हमारे यहाँ हर 10 किलोमीटर पर आपको लैंग्वेज बदली मिलेगी। अलग अलग सांस्कृतिक विरासतें हैं, धरोहरें हैं, सबके सांस्कृतिक मूल्य हैं। जो बात हम आप कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं है, जो हम आप बात कर रहे हैं वो साउथ में लागू नहीं है, जो हम आप बात कर रहे हैं वो गुजरात में लागू नहीं है। तो सबकी विविधताओं और बहुलताओं का देश है ना। आप ये वन नेशन वन थ्योरी हर जगह नहीं जबरदस्ती अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मैं ब्रजेश जी, वरना क्यों आज साउथ में, तमिलनाडु में इस शिक्षा नीति का इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है? नहीं होता कि वन नेशन भाई, सांस्कृतिक विविधताएं हैं हमारी, हमें उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, तो उन विविधताओं को हम एक गणराज्य हैं, उन विविधताओं को ही इस शिक्षा पॉलिसी में समायोजित करके बनाया गया। ऐसा नहीं कि वन नेशन और वन एजुकेशन, ऐसा कोई नहीं है। उसमें देखिए, आप जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग में ऑप्शंस रखे गए हैं कि वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उसको बच्चा एक्वायर करते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं है क्या नाम कि हम लोगों ने नहीं, हमारे देश की जो देखिए जो भारत गणराज्य है ना, उसकी सांस्कृतिक, भौगोलिक, हमारी अपनी परिस्थितियां, हमें इन सब का अध्ययन करना होगा ना। ये जुमले से देश नहीं चलेगा। किसी ने कहते वन नेशन वन टैक्स, अरे भाई, तो वन नेशन वन टैक्स की बात है तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते हो? आप अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाते हो? तो सवाल इस बात का है ना कि जब आप ये कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, ओके फाइन, बट तमिलनाडु अलग है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश अलग है, नॉर्थ ईस्ट के सिस्टम अलग है। हम एक सांस्कृतिक विविधता का देश है भाई, हमारे तौर तरीके अलग हैं। हर 10 किलोमीटर का बदला हुआ भारत है। इस सच्चाई को स्वीकारना होगा। राजेश सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भाई राजेश सिंह जी, मैंने कोई गलत बात कही? मैंने तो वही बात कही ना कि जो शिक्षा अमीर के बच्चे को मिले, जो पैसे दे के अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं उनके बच्चों को मिले, और जो शिक्षा गरीब का बच्चा पा रहा है उसमें भेदभाव है। तो इसमें क्या गलत बात है? अगर जो चीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर कंपल्सन है वो प्राइवेट पर भी होना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, एक बात बता दें, शिक्षा जो है वो सेवा का क्षेत्र है। इसमें किसी भी हालत में
केवल सरकार के नियम बनाने से नहीं बनेगा, शिक्षाविदों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समाज सेवा का क्षेत्र है और ये हमारे आपके बच्चों में हम लोग क्या संस्कार डाल रहे हैं, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं तो समाज सेवा किस स्तर तक करना है। समाज सेवा जब करना है तो कई बार आप नियम से हट के भी करते हो कि भाई हम ठीक है बच्चों का ज्यादा आरटीई में तो इतना ही परसेंटेज है लेकिन हम ज्यादा बच्चों का भी एडमिशन ले लेते हैं। तो किसी भी हालत में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है और सरकार की मंशा आज के दिन में पॉजिटिव है तो हमें अच्छा लग रहा है। बाकी और हम लोग इसको अध्ययन करें, आगे समय के साथ देखें और क्या सरकार इसमें बदलाव भी करेगी और कुछ करेगी, अभी लोकसभा में लाएगी, लेकिन इंटेंशन तो पॉजिटिव लग रहा है। मेरी इस क्या बात में आपकी ना इत्तेफाकी है कि शिक्षा का अधिकार समान होना चाहिए जी, मेरी इस बात से ना इत्तेफाकी है क्या आप? नहीं तो शिक्षा का अधिकार सामान्य है ब्रजेश जी। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 ही बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जो CBSE गरीब का बच्चा अंग्रेजी में ना पढ़े, गरीब का बच्चा अंग्रेजी में ना पढ़े, ये कहां अमीर पर- का बच्चा पढ़ेगा। ये भेदभाव क्यों राजेश भाई? ये टीचर की कमी है। देखो ऐसा- आप बैलेंस्ड आदमी हो, आप न्याय पसंद आदमी हो। जी, जी। आप किसी एक के साथ नहीं खड़े हो सकते, आपको सबका पक्ष लेना पड़ेगा, आपको गरीब के साथ भी खड़े होना पड़ेगा। आप शिक्षा को सेवा मानते हैं। हाँ, लेकिन कहीं शिक्षा नीति में हमने ये नहीं देखा कि ये शिक्षा नीति केवल सरकारी के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है। ये ब्रजेश जी स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसा हमको अभी तक देखने को नहीं मिला। कंपल्सन सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे है। अच्छा ये अच्छा मैं तो कहता हूं, चुनौती देता हूं, आप इसको चेक करा लो। नहीं तो अगर ये है तो ये तो अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको लागू करे तो। ओके, प्रोफेसर DR साहू साहब, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा उनके साथ वीडियो लिंक, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहू, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आपका कैंपस यानी यूनिवर्सिटीज का कैंपस, हायर एजुकेशन की भारत में स्थिति कितनी बदलेगी? दूसरी बात, दुनिया के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें हमारी एक भी नहीं है और हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे 2-4 इंस्टीट्यूट तो खड़ा कर लो पहले ठीक से। अब देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि जिस IIT कानपुर का एरोडायनामिक्स में दुनिया भर में नाम हुआ करता था, शोहरत थी, लोग एरोडायनामिक्स पढ़ने के लिए दूर दूर दुनिया से आते थे, हम सब लोग बड़ी मेहनत करके कोशिश किए, नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। आज वहां पर एरोडायनामिक्स पे कुछ काम नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, फैज की क्या कविताओं पर डिबेट हो रही है और विवाद खड़े किए जा रहे हैं। आप सोचिए हमारी शिक्षा का अवमूल्यन का क्या स्तर आ गया है। देखिए ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि भारत की यदि उच्च शिक्षा की यदि आप तथ्यों को देखें, लगभग 90% जो उच्च शिक्षा की विश्वविद्यालय है वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, जिसको राज्य के आधार पे हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे, और एक केंद्र विश्वविद्यालय लगभग 10% की है। तो उस तरह की जो राष्ट्रीय संस्थान जिसको हम मानते हैं, तो ये जो 90% जो संस्थाएं हैं उनकी यदि आप हालत और उनकी यदि सामाजिक उनकी जो ढांचा को देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत है। और ये कहते हैं, सरकार कहते हैं कि 6% तक वो GDP ले जाए, मतलब उनका जो 6% खर्चा करने की बात कर रहे हैं, 6% बढ़ा देंगे और वो एक कमिटमेंट के रूप में अब सरकार की आ गई है। लेकिन बात ये है कि हमारी जो पहले की जो इतने साल से हम देख रहे हैं कि परसेंटेज तो है, 4% भी था, 4% भी खर्च नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं पे ये कहीं इम्प्लीमेंटेशन कहीं इंपॉर्टेंट है, या प्रायोरिटी या प्राथमिकता जिसको हम लोग कहते हैं, वो प्राथमिकता या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है ना साहू साहब, कि आपको माहौल भी देना पड़ेगा उस प्रकार का। मेरे साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शर्मा जी भी मौजूद हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद भारतीय विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन दुनिया के स्टैंडर्ड से कितना अपने को compete कर पाएगा? जी, देखिए, जो ये विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन के जो 8 क्राइटेरिया प्रमुख हैं कि वहाँ के स्कॉलर्स कितने पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं, उनकी रिसर्च पेपर्स की साइटेशन फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो ऐसे यह जो क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया में हमारे जो रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी जो हम बनाने जा रहे हैं उसके कारण हम उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से, और दूसरा इसमें
जो महाविद्यालयों को भी स्वायत्तता दी है, इससे ये होगा कि जो हमारे देश में जो मल्टी सब्जेक्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, यानी कि हर जिले में जो इस प्रकार की 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी वाली और मल्टी सब्जेक्ट जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगी, उनमें जो एक प्रकार से नवोन्मेष और गुणवत्ता का सुधार आएगा, तो देखिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा। आपको एकदम आप कोई एस्केलेटर से अंतिम 20वीं मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो हमने यह जो वर्तमान में कदम उठा रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमें एक क्रमबद्ध रूप से देश की शिक्षा को आगे विश्व के उन्नत देशों की अग्र पंक्ति में स्थापित होने में हमें सहायता करेगा। तो उस दिशा में जाने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा हमारा पहला कदम नहीं हो सकता, और इसमें आगे से आगे हम और उन्नयन करते चले जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से जो क्राइटेरिया है, चाहे साइटेशन फ्रीक्वेंसी की, ये सारे, इन सभी में हमारे देश के शिक्षकों को भी स्वायत्तता मिलेगी और अपने देश में अनुसंधान और नवोन्मेष का भी इसमें पर्याप्त जो सुचि विश्वास जी, अभी देखिए दुनिया के जो हायर स्टैंडर्ड के जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, भारत उनके मुकाबले कहीं नहीं। हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है उसकी असलियत भारत का बच्चा बच्चा जानता है। आपको क्या उम्मीद लगती है, क्या विश्वास लगता है कि आने वाले 20 सालों में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट आउट कर पाएंगे? हमारा युवा कर पाएगा, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कर पाएंगी, हमारी यूनिवर्सिटीज उस तरह के रिसर्च स्कॉलर्स और शोध और इस तरह के शिक्षा पद्धति दे पाएंगे? देखिए प्रैक्टिकली मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, या सरकार की ऐसी मंशा भी मुझे नहीं दिखाई पड़ती, और उसका रीज़न भी बिल्कुल क्लियर है। मैंने बिगिन में कहा कि ये पॉलिसी बहुत रेवोल्यूशनरी है, कदम बहुत सकारात्मक है, मगर सरकार के पास इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कोई क्रियान्वयन योजना नहीं है। चाहे वो नकल माफिया हो तो वो सक्रिय है, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो तो वो सक्रिय है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो एडमिशन्स के स्कूल्स के बाहर लगने वाली कतारें हों, चाहे वो नीट और आईआईटी की कोचिंग्स हों, चाहे वो मुखर्जी नगर की स्थिति हो, चाहे, और जहाँ तक इसमें निजीकरण और कॉरपोरेट्स का बढ़ावा जो हमें दिख रहा है, तो ये आम आदमी की रीच से एजुकेशन और दूर हो जाएगी। और जिस तरह का सिस्टम लागू करने की कोशिश है और जो एक्चुअली हमारे कंट्री की जो डाइवर्स पोजीशन है, तो इसमें स्टैंडर्ड्स का और ज़्यादा डिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, अच्छी सोच है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अल्टीमेटली ये अपने एजेंडा को या अपने अंधविश्वास को बढ़ाने वाली, जैसे अभी आज का ही एक रिपोर्ट मैंने देखा कि कर्नाटका में टीपू सुल्तान को सिलेबस से हटाने की बात हो रही है। तो एजुकेशन एक बहुत ही प्योर और बहुत ही पॉइज चीज़ है। अगर हम उसको प्रभावित करते हैं तो हम जनरेशन्स को प्रभावित करते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया कि सरकार, अभी एक साथी प्रवक्ता ने भी किसी ने बोला कि सजेशंस लिए गए, इंस्ट्रक्शंस देने में और राज्य सरकारों से सजेशंस लेने में, दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने देखा कि कोरोना सरकार ने प्रोक्योरमेंट के सारे राइट्स केंद्र सरकार के पास रखे हैं, नतीजा आईसीएमआर की किट्स खरीदने में धांधली। देखिए सुचि जी, और सेम वही हम देख जो रहे हैं लोग कि भी बीएड को भी भारत 4 का ईयर का इतिहास बदलना चाहते हैं या बदलने की सोच रखते हैं, उनको मेरी हमेशा यही सलाह रही है, आप भारत का इतिहास नहीं बदल सकते हो। जो 1000 साल की मुसलसल गुलामी रही है, उस गुलामी की कहानियां आप नहीं बदल सकते हो। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यहाँ पर लोधी आए तो आए, खिलजी आए तो आए, मुगलों ने हमला किया, हमें गुलाम बनाया है। अंग्रेजों ने 200 साल से ज़्यादा वक्त हमारे साथ जो किया वो भी साक्षात प्रमाण है। अब आप उसको क्या ग्लोरीफाई कर लोगे? जो मोटे तौर पर आपके समक्ष तस्वीर है, जो 1000 साल की गुलामी है, उसको आप कहाँ से उस इतिहास को बदल दोगे? ये तो फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके, फैक्ट को बदल के आप गलत पढ़ाना चाहते हो तो अलग पढ़ाओ, पर मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में कोई छेड़छाड़ करके करनी चाहिए। आप कुछ नहीं बदल सकते हो तो वह है आपका इतिहास, वो हमेशा आपका पीछा करेगा, आपके साथ रहेगा। अपने इतिहास से जो सबक लेकर आगे आने का मार्ग प्रशस्त करता है, वही राष्ट्र उन्नति करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा थी, इसके सभी बिंदुओं पर आप गौर करिए। ये कोई धार्मिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये आपकी डिबेट है, आपके बच्चों के लिए डिबेट है, आपकी पीढ़ियों के लिए डिबेट है, आपके अपने संस्कार के लिए डिबेट है, आपके समाज के लिए है, और दूसरी बात भारत राष्ट्र के लिए है, हमारी भारत माता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।